सर्वेभ्यो नमः। आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में आपका सबका स्वागत करते हैं। रीट के समस्त विद्यार्थियों के लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले हमने जो पुराने पेपर आपके हो चुके हैं, चाहे वो आरटेट का पेपर है चाहे वो रीट का पेपर है, इससे पहले हमारा जैसे कि 2011 में हमारा आरटेट का पेपर हुआ था, 2012 में आपका टेट का पेपर हुआ था और 15 में आपका रीट का पेपर हुआ था और 17 में आपका रीट का पेपर हुआ था। तो हम 11 के सारे पेपर आपको संस्कृत के सॉल्व करवा चुके हैं, चैनल पे हैं। 2012 के सभी पेपर आपके व्याख्या के साथ में आपको चैनल पे मिल जाएंगे। 2015 के सभी पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे 2017 में संस्कृत L1 की फर्स्ट भाषा, जिसमें भाषा 2 चलती है। L1 में 2 भाषा आएंगी और L2 के अंदर भी 2 भाषा आपके सामने होती हैं। आज हम बात करेंगे इसमें आपको L1 की भाषा प्रथम, जिसमें आपको 30 प्रश्नों को व्याख्या के साथ में समझाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे साथी, जो भी रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, वो जरूर इन वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस आपकी होगी। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पुराने पेपरों से यूं की तो सेम आपके उठ करके आ जाते हैं। आप पेपरों में देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि बहुत सारे सवाल आपके रिपीट होकर आ रहे हैं और कई प्रश्न तो उसी में से घुमा करके भाषा को चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको समय मिले, चाहे वो आप खाना खाते समय देख सकते हैं, खाना बनाते समय आप देख सकते हैं, घूमते हुए आप देख सकते हैं, जब भी आपको लगे, जब भी आपके पास समय हो तब आप देख सकते हो। केवल सुनना है। और ये हमारा साइकोलॉजी कहता है कि सुनने से और देखने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, उनका अधिगम बहुत ही फटाफट से हो जाता है। जैसे कि फिल्म को हम देखते हैं तो पूरी की पूरी याद होती है कि नहीं, बस वही तरीका आपको यहाँ देखना है दोस्तों। तो बस इस केवल छोटा सा काम है, ज़्यादा कोई बड़ा इसमें नहीं है। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है खंड सेकंड भाषा फर्स्ट, और ये यहाँ देखिए संस्कृत लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ये रीट की बात कर रहे हैं। 2017 में जो आपका रीट का पेपर हुआ है उसमें हम लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं और भाषा फर्स्ट हम इसमें समझ रहे हैं। चलिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं और सवाल को समझते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद में इसका आंसर ढूंढेंगे। देखिए सवाल है हमारा पहला नंबर का सवाल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले एक बार समझते हैं। देखिए, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुते। इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है छात्र अध्यापकम पठति, छात्राः अध्यापकेन पठन्ति, छात्रा अध्यापकात् पठन्ति, छात्रा अध्यापकस्य पठन्ति। अब आपको इसमें राइट आंसर बताना है, क्यों राइट आंसर कौन सा होगा। अपना अपना आंसर सोच कर रखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं भाई अपना स्कोर कितना रहा और कैसी आपकी तैयारी है। खुद का मूल्यांकन आपका आसानी से हो सकेगा। तो चलिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, छात्राः अध्यापकात् पठन्ति। अब ये क्यों होगा ये आंसर आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। कारक यदि आपने पढ़ा है तो उसमें अपादान कारक में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आख्यातोपयोगे। उसमें कहा जाता है कि यदि हम नियम पूर्वक किसी से विद्या ग्रहण करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो जिससे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसी नियम के हिसाब से यहाँ पर आपकी पंचमी हो जाएगी अध्यापक में, तब बनेगा छात्राः अध्यापकात् पठन्ति। इसलिए आपका ये सही होगा और बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि नियम के हिसाब से आपको बताना है तो बाकी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है सबके। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये सवाल भी आपका वाच्य परिवर्तन पर आधारित है। ये देखिए, और कारक की जानकारी होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, लिखा हुआ है माता भोजनम पचति, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते है। लिखा है, कहते हैं कि माता भोजन पकाती हैं, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। तो इसमें वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे, देखिए वाच्य परिवर्तन आपको बताना है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है मातया भोजनम पच्यते, मात्रेण भोजनम पच्यते, मातुः भोजनम पचति, मात्रा भोजनम पच्यते। बताइए, तो आपको ये नियम तो पता होगा कि जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले जो कर्ता है उसको तृतीय विभक्ति में लाते हैं, यानी कि उसमें हम तृतीय विभक्ति करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता है माता, तो माता में तृतीय हम करेंगे सबसे पहला काम। तो आप देखिए किस ऑप्शन में माता में तृतीय हो रही है। पहले ऑप्शन में तृतीय
जो हो रही है वो माता शब्द की तृतीय विभक्ति आपको मात्रा बनती है। पहली बात तो आप ये समझ लेना अच्छे से, ये जब माता शब्द जब बोलोगे तो तृतीय एकवचन में मात्रा बनता है। ठीक है, अब मात्रा शब्द आप देखो कहां पर लिखा हुआ है भाई, पहले ऑप्शन में मातया लिख रहा है जो कि गलत है, क्योंकि आपका तृतीय व्यक्ति का रूप ही गलत है मातृ शब्द का। मातृण बिल्कुल गलत है, मातुहु ये भी गलत है, मात्राहा भोजनम पच्यते ये डी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मात्रा बनता है और भोजनम आपके प्रथम व्यक्ति में रहेगा और भोजनम के हिसाब से आपकी पच धातु बनेगी तो पच्यते बन जाएगा, तो आपका रूप बन जाएगा मात्रा भोजनम पच्यते, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एकदम सरल सा सवाल है। देखिए सवाल है वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, वकार का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो वकार का उच्चारण स्थान आपको बताना है, बताइए कंठतालु या फिर दंतोष्टम या कंठोष्टम या फिर ओष्टौ। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है वकारस्य दंतोष्टम। आपने जो सूत्र याद करे होंगे, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है इचु यशा नाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसा नाम दंता उपु पद्मानीया नाम ओष्टौ यम गणना नाम नासिका च एदई तो कंठ तालु ओदौ तो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम। तो वहाँ एक सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्टम, तो वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ फैक्ट याद करने पड़ेंगे। तो देखिए चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर का सवाल है मूर्धा स्थानीय वर्ण है वर्तते, मूर्धा स्थानीय वर्ण है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में री वर्ण है, प वर्ण है, ए वर्ण है, से वर्ण है। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि री। अब जो री लिखा हुआ है ये री होगा, क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ऋतु रसाणा मूर्धा, री टवर्ग रे और श का स्थान जो होगा वो मूर्धन्य होता है, यानी मूर्धा होता है। पे होगा नहीं, क्योंकि पवर्ण जो होता है वो पवर्ण तो होता है उपु पद्मनीय नाम ओष्ठौ। ए होगा नहीं, अकु है विसर्जनीय नाम कंठे होता है। से होगा नहीं, आपका ऋतु लसनम दंते होता है, ये कि मूर्धन्य पूछ रहा है, तो ऋतु रसनम मूर्धा होगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये कारक पर आधारित सवाल है, तो सवाल को समझ लेते हैं भाई। कह रहा है वाक्यमिदम संशोधयत, इस वाक्य को संशोधित करना है। लिखा हुआ है नृप है खलाय सतम दंडयति। अब ये वाक्य आप पहचानो कि ये कहाँ से आया है, ये कारक से है, और कारक के अंदर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा एकथितम च, यानी द्वितीय विभक्ति वाला एक सूत्र है। वहां पर आपने देखा था, तो वहां पर हमने आपको बताया कि 16 धातु द्विकर्मक होती हैं संस्कृत के अंदर। उन 16 धातुओं का यदि प्रयोग होता है तो वहां 2 कर्म मिलेंगे। तो वहां पर हमने आपको समझाया कि जो अकथित कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है आपकी। तो यहाँ पर आपका खलाय नहीं लगेगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी उस सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर आप बनाएंगे नृप है खलम शतम दंडयति, ऐसा बनेगा। अब ऐसा कहाँ लिख रहा है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखो पहला ऑप्शन लिख रहा है नृप है खलात शतम दंडयति, जो कि गलत है, क्योंकि जो खलाय लिख रहा है यहाँ द्वितीय आनी चाहिए। आगे लिख रहा है नृप है खलऊ शतेन दंडयति, बिल्कुल गलत है। आगे लिख रहा है नृप है खलम शतम दंडयति, बिल्कुल सही है भैया, ये बिल्कुल सही है। नृप है खलम शतम दंडयति। आगे लिख रहा है नृपेण खलम शतम दंडयति, लेकिन नृपेण नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नृप है खलम शतम दंडयति, ये हमारा सही आंसर हो जाता है, और बाकी आपके गलत हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए ये हमारा शिक्षण पर आधारित सवाल को समझते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणानां विकासः भवति, संस्कृत भाषा शिक्षणानां विकासः भवति, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है किससे। ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पहला ऑप्शन है आपका सबसे पहले कौशल ही, नाटक ही, पठन ही, दर्शन ही। तो किससे होता है बताइए। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो विकास होता है वो होता है फ्रेंड कौशलों के द्वारा, यानी कौशलों से विकास संभव होता है। अब कौशल आपको पता ही है 4 होते हैं, हमने 4 की ट्रिक बताई है, और कौशल आपको पता है ही 4 कौशल होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, श्रवण कौशल होता है, भाषण कौशल होता है, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये हमारे 4 कौशल की हमने आपको ट्रिक बता रखी है, SBPL। ठीक है, ये 4 कौशल हैं आपके, इन 4 कौशल के बारे में आप जानते होंगे।
ठीक है ना। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा कौशल ही। अगला सवाल समझ लेते हैं, चलिए इसी में सवाल है आपका बालकेषु कल्पना शक्ति विकासे भवति। सवाल कह रहा है कि बालकेषु यानी बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बालकों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है भैया? कथा, ये लिख रहा है, पहला ऑप्शन है कक्षा नायक विधिना, कथा कथन विधिना, भाषण विधिना, और फिर लिख रहा है वाद विवाद विधिना। इनमें से आपको सही बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हम सीधा बता देते हैं आपको, वही इसका आंसर होगा वी, यानी कि कथा कथन विधि, ये हमारा राइट आंसर होगा। कथा कथन विधि के द्वारा बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। क्योंकि कथा कथन में क्या होता है, कथा कहनी होती है, कथा के बारे में बताना होता है। कोई भी कथा हो सकती है, काल्पनिक कथाएं भी हो सकती हैं। तो कथा के अंदर हमें काल्पनिक चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, हमें उसमें कल्पना करनी पड़ती है, तार्किकता के हिसाब से सोचना पड़ता है, उसमें तर्क वितर्क की बात इसमें हमारी समाहित होती है। तो कुल मिलाकर के कथा कथन में ये सारी चीज़ें काल्पनिक से जुड़ी हुई सब आ जाती हैं। तो इससे हमारे कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा इसी में देखते हैं क्या सवाल है, शिक्षण विधियों पर आधारित सवाल है हमारा। सवाल है संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि ही के उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि ही कौन सी कहलाती है? सूत्र विधि, व्याकरण विधि ही, या भंडारकर विधि, या पारायण विधि? बताइए, सब आंसर बताइए अपना अपना क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका हम राइट आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर है सी, यानी भंडारकर विधि ही। एक विधि चलती है आपकी व्याकरण के अंदर, प्राचीन शिक्षण विधियों के अंदर, व्याकरण अनुवाद विधि। अब व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक हैं वो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर माने जाते हैं, इसलिए भंडारकर विधि भी हम उसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सरल व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया जाता है। तो ऐसे करके आपको पता लग गया होगा भाई, अनुवाद विधि जो है वो भंडारकर विधि को ही कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर विधि को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए 13। अगला सवाल 39 देखते हैं। लिखा हुआ है कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते कह सिद्धांत है समुपयुक्त है। यानी कह रहे हैं कि कुशाग्र यानी तेज, सामान्य, मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त माना गया भाई? यानी कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांत है, अनुपात क्रमयोश्च सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, मौखिक कार्य से सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वाला, यानी वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांत है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है ये हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के इसमें हम बताते हैं बच्चों के बारे में। इस सिद्धांत में ये बताते हैं कि हम बच्चों को जब समझाएं, बच्चों को अधिगम करवाने की बात हो, बच्चों को कुछ सिखाने की बात हो, तो वहां पर हमें उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे जैसे कुशाग्र हो सकते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि बालक होते हैं। इन सारे बालकों को हम एक ही सिद्धांत के हिसाब से या एक ही तरीका से उनको अधिगम नहीं करवा सकते। वहां पर उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमें ध्यान रखना होता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम एक बार समझते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। देखिए क्या है सवाल, देखो 40 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। सवाल है आपका संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यं ततः लिखित कार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है के। ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य, उसके बाद में लिखित कार्य होना चाहिए। इत्यत्र यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है के, यहाँ पर कौन सा संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है जिसके अंदर पहले मौखिक कार्य होता है, उसके बाद में लिखित कार्य? तो ऑप्शन है रुचि सिद्धांत है, बहुमुखी सिद्धांत है, अनुपात क्रमस्य सिद्धांत है, सकृताया सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम आंसर बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा और अपना अपना आंसर खुद सोच के रखें। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी, यानी कि अनुपात क्रमस्य सिद्धांत है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत जो होता है उसमें पहले मौखिक कार्य और उसके बाद में लिखित कार्य होता है। ये इसके अंदर सिस्टम है,
ठीक है, मौखिक के बाद में लिखित कार्य, यानी पहले कोई बात बतानी है तो मौखिक रूप से हम उसको बताएंगे, बच्चे को मौखिक रूप से हम समझाते हैं, उसके बाद में हम लिखित कार्य करवाते हैं। तो ये हमारा जो शिक्षण सिद्धांत है उसको कहते हैं अनुपात क्रमस्य सिद्धांत है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखिए इसी तरीका का सवाल है हमारा, शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित ही है। तो अगला सवाल समझते हैं। सवाल है पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञानात् परम, पूर्व ज्ञान के बाद में नवीन ज्ञान देना चाहिए, यहाँ पर आपका कौन सा शिक्षण सूत्र है? सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति। बताइए, पूर्व ज्ञान के बाद में नवीन ज्ञान देना चाहिए भैया, तभी आपको ये बच्चे समझ सकते हैं या उनको तभी अधिगम हो सकता है। ऐसा शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? यानी पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान देना चाहिए, यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत का कौन सा सूत्र काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्ञात से अज्ञात के प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे हम प्रस्तावना कौशल में करते हैं, प्रस्तावना में हम सबसे पहले जो उनका पहले का ज्ञान होता है पूर्व ज्ञान, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और धीरे धीरे उनको हम नवीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान के बाद में नवीन ज्ञान की ओर जो हम ले जाएं या नवीन ज्ञान उनको प्रदान करें, तो ये जो होता है हमारा शिक्षण सिद्धांत का सूत्र, वो कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी पहले इस सिद्धांत में क्या होता है, पहले जो बच्चे जानते हैं, जिस चीज को समझते हैं, जिस विषय वस्तु को वो जानते हैं, जिस प्रकरण या टॉपिक को वो समझते हैं, पहले उसको बताते हैं, उसके बाद में फिर हम उसको नया टॉपिक समझाएंगे। ठीक है, नवीन ज्ञान उसको हम देंगे, ये हमारा सिद्धांत हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सरल सा सवाल है हमारा, सिंपल सवाल है। देखिए सवाल को पढ़ते हैं, 42 नंबर का है। गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। जो गुरुमुख साधन होता है वो कहलाता है कौशल। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, भाषा कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, पठन कौशलस्य। बताइए, गुरुमुख इति साधनम विद्यते, जो गुरुमुख है वो किसका साधन कहलाता है? भाषण का, श्रवण का, लेखन का या पठन का? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण, यानी श्रवण कौशल का हमारा जो साधन है वो गुरुमुख है। ठीक है, सबसे अच्छा साधन गुरुमुख को बताते हैं, यानी गुरु के मुख से हम पहले श्रवण करते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा भाई, जो हमारे कौशल होते हैं, कौशलों को यदि हम क्रम से देखें तो सबसे पहले हम श्रवण कौशल का विकास करते हैं। तो श्रवण कौशल के विकास के लिए जो हमारा साधन है वो गुरुमुख साधन जो है वो किसके लिए है? श्रवण कौशल का है। ठीक है, तो श्रवण कौशल से गुरुमुखम इति साधनम विद्यते, ऐसा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये भी शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है या शिक्षण विधियों पर आधारित है, ऐसा ही सवाल है ये। देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। संस्कृत, देखिए सवाल को पढ़ते हैं, 43 नंबर का सवाल है। संस्कृत अध्यापन से श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। ये कह रहा है कि संस्कृत अध्यापन का श्रव्य दृश्य साधन है, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों ही साधन कौन सा है इसमें? प्रतिकृति का मतलब मॉडल होता है, श्यामपट्ट है आप जानते ही हैं, दूरदर्शन आप जानते ही हैं, ध्वनि अभिलेख यानी होता है आपका रिकॉर्ड कर, जिसमें हम कर सकते हैं, यानी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर मान लो आप। तो इसमें आपको बताना है श्रव्य और दृश्य साधन कौन सा है। सिंपल सा है, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रव्य और दृश्य हमारा दूरदर्शन है, जिसमें हम श्रव्य यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऐसा साधन हमारा सिर्फ एक ही है, दूरदर्शन। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, देखिए 44 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए 44 नंबर का सवाल है, एक बार सवाल को एडजस्ट कर लिया हमने, अब पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा शिक्षण समये नगरस्य भौगोलिकी ही स्थितिम अवगंतुम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुम शक्यते। वो कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण में या शिक्षण के समय नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस अधिगम साधन का प्रयोग कर सकते हैं? मानचित्रस्य, रेखाचित्रस्य, पत्रकस्य या श्यामपट्टस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सा मानचित्र, यानी कि ए आंसर इसका सही है।
कह रहे हैं कि भाई जैसे किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जाननी है तो हम प्रयोग करेंगे मानचित्र का। मानचित्र में हम सारी जानकारी बच्चों को बता सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा सवाल है। सवाल को एक बार देख लेते हैं। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको समझेंगे, फिर ऑप्शन देखते हैं। सवाल कह रहा है पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षण महत्वपूर्णम विद्यते। कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक हमारी जो किताब पुस्तक जो हैं उनका शिक्षण के अंदर बहुत ही एक अहम स्थान होता है। तो इसमें बताए हैं कारण किस प्रकार से होता है। बालका नाम ज्ञानस्य है सीमायाः विस्ताराय, बालकों के ज्ञान की सीमा के विस्तार के लिए। व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, व्यावहारिक ज्ञान के संपादन के लिए। छात्रेषु स्वाध्यायम प्रति रुच्युत्पादनम या रुच्युत्पादनाय, छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन करने के लिए। या फिर उपर्युक्तानाम सर्वेषाम उद्देश्यानाम संपादनाय, या फिर उपर्युक्त यानी ऊपर कहे गए सभी उद्देश्यों के संपादन के लिए। यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी सही, ये सभी सही हैं। अब देखो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये वाला, यानी कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये उपर्युक्त तीनों ही उद्देश्य हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ये हमारे पाठ्य पुस्तक के स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्णम, यानी पाठ्य पुस्तक का शिक्षण में जो स्थान है वो बालकों की ज्ञान की सीमा के विस्तार के लिए भी है, व्यावहारिक ज्ञान के संपादन के लिए भी है, छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन के लिए भी है। ये सारे ही बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल। तो अब हम देखते हैं 46 नंबर का हमारा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकम भवति। ये पूछ रहा है कि शिक्षण विधियों के समीकरण में शिक्षा स्तर और उन्नतीकरण में सहायक होता है। क्या सहायक होते हैं? पाठ्य पुस्तक या मूल्यांकन या गृह कार्य या अध्यापनम। तो राइट आंसर बताइए, आपने भी सोचा होगा। चलो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि मूल्यांकनम। मूल्यांकन में आप जानते ही हैं क्या होता है, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, और जो आपने सिखाया वो बच्चों को मतलब अधिगम हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता लगाने के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन आपको दो प्रकार का होता है, ये पहले ही बता दिया होगा, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर मूल्यांकन हो जाता है। अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये भी मूल्यांकन से संबंधित ही सवाल है हमारा। सवाल को एक बार समझते हैं और पढ़ते हैं। 47 नंबर का है। छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति। छात्रों का गृह कार्य का मूल्यांकन हो सकता है बाह्य मूल्यांकनेन, साक्षात्कारेण, आंतरिक मूल्यांकनेन, संभाषणेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन में गृह कार्य की जांच होती है या गृह कार्य का मूल्यांकन हो सकता है। कहाँ पर? आंतरिक मूल्यांकन में। हमने आपको पहले ही कहा था कि भाई जो मूल्यांकन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से आपको बताए थे हमने? एक तो कहा कि एक तो आंतरिक मूल्यांकन होता है और एक बाह्य मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी की दैनिक प्रगति या रिपोर्ट उसके द्वारा किए गए, जैसे कि गृह कार्य है, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, साहित्यिक कार्यक्रम में लिए गए भाग पर आधारित होता है। यानी कि ये सारी चीज आपकी जो होती हैं ये आंतरिक मूल्यांकन में आ जाती हैं। इसके अलावा हम बाह्य मूल्यांकन की बात करें तो बाह्य मूल्यांकन के अंदर क्या होता है? बाह्य मूल्यांकन जो होता है वो विद्यालयों या शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित होने वाली एग्जाम्स होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनके रूप में जो मूल्यांकन होता है वो हमारा बाह्य मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर गृह कार्य की बात चल रही है तो यहाँ आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, बाह्य क्या होता है, हम दोनों आपको बता चुके हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हमारा। देखिए 48 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आपका पहले भी आ चुका है। देखिए तो सवाल कह रहा है शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा होती है। क्या होती है शलाका परीक्षा? हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शलाका परीक्षा में क्या होता है, एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक के अंदर एक शलाका, शलाका का मतलब एक लघु यष्टिका या कोई तीली होती है, जो चांदी सोने की किसी की भी हो सकती है। उस तीली को पुस्तक के अंदर डालते हैं और उसको जहां भी वो डली हुई वहां से खोल देते हैं उस पुस्तक को। उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामने वाले जो उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं छात्र, उनसे सवाल पूछते हैं फिर। ठीक है, इसी को कहते हैं शलाका परीक्षा। इसमें मौखिक रूप से पूछा जाता सारा कुछ, जहां से भी पेज खुलेगा वहीं से सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ये देखिए मौखिक अंतर्गता, लिखित अंतर्गता, उभयांतर्गता या प्रश्न अंतर्गता। तो ये जो एग्जाम होती है आपकी परीक्षा, ये मौखिक अंतर्गत यानी मौखिक के अंदर आती है।
क्योंकि सारा कुछ मौखिक ही होता है इसमें। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखिए ये 49 सवाल क्या है, सुनो। सवाल कह रहा है कि छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम, छात्रों के दैनिक कार्य, ठीक है, और सर्वासाम परीक्षाणाम च, और सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन हो सकता है या होता है या होना चाहिए। किससे? आंतरिक मूल्यांकनेन या बाह्य मूल्यांकनेन, सतत मूल्यांकनेन या परीक्षया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी कि सतत मूल्यांकन के द्वारा ये सब संभव है। सतत मूल्यांकन में सारा कुछ आ जाता है, ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपकी तो वो हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर का। लिखते हैं संस्कृते मौखिक परीक्षया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते। कह रहे हैं कि संस्कृत में मौखिक परीक्षा के द्वारा किस कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते? श्रवण का, पठन का, भाषण का या लेखन का? क्या कह रहे हैं, सवाल समझ में आया? मौखिक परीक्षा से किस कौशल का मूल्यांकन? तो मौखिक से हम लेखन का नहीं कर सकते, तो डी आंसर हो जाएगा। यानी श्रवण का हो सकता है, पठन का हो सकता है, भाषण का हो सकता है, लेकिन लेखन का मौखिक से नहीं हो सकता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला सवाल देखते हैं। आगे जो सवाल हैं वो हमारे गद्यांश पर आधारित हैं, तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे एक बार और गद्यांश को एक बार हम समझ लेते हैं। चलिए, उसके बाद में इसमें से जो सवाल हैं उनको हम पढ़ लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, देखिए गद्यांश को देखते हैं एक बार। लिखा हुआ है अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्नः समाधेया। गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अस्माकं तु निश्चितम मतम, हमारा तो यह निश्चित ही मत है कि संस्कृत भाषैव विश्व भाषा पदम अर्हति, यानी संस्कृत भाषा ही विश्व भाषा के पद को अलंकृत करती है। जगति यापि संस्कृत प्राकृत लैटिन ग्रीक इंग्लिशाद्याः भाषाः तत्र तत्र देशेषु प्रचलिताः दृश्यन्ते, तासु संस्कृत भाषैव सौष्ठवे सारल्ये माधुर्ये च श्रेष्ठा। कह रहे हैं कि जगत या संसार में भी संस्कृत, प्राकृत, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश आदि भाषाएं जहाँ जहाँ पर जिन देशों में प्रचलिताः सन्ति, प्रचलित हैं या दिखाई देती हैं, ताशु यानी उनमें संस्कृत भाषा ही सौष्ठवे यानी आगे देखते हैं। कस्यामपि अन्येषां भाषायां न तादृक् सर्वांगपूर्ण व्याकरणं यादृक् संस्कृत भाषायां न च तादृशी वैज्ञानिकी लिपि ही यादृशी संस्कृत भाषायां। कहते हैं कि किसी भी अन्य भाषा में उस प्रकार की सर्वांगपूर्ण व्याकरण नहीं है जिस प्रकार की संस्कृत भाषा में है, और न च तादृशी वैज्ञानिक लिपि, और न ही उस प्रकार की वैज्ञानिक लिपि है जिस प्रकार की संस्कृत भाषा में है। ऐसा यहाँ पर बताया है, मतलब संस्कृत भाषा के यहाँ पर बारे में बता रहे हैं, संस्कृत भाषा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा गद्यांश के आधार पर। पहला सवाल, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति ही। सवाल एकदम सरल सा है, पूछ रहे हैं कि अस्माकम में यहाँ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स षष्ठी, यानी अस्माकम में षष्ठी विभक्ति है। आपने देखा होगा मम आता है एक, मम में भी षष्ठी है, लेकिन ये एक वचन है। हम कहते हैं ना मम देश है, हम कहते हैं अस्माकम देश है, हमारा देश। तो हमारा यानी रा रे री ना ने री मा मेरी, ये सब षष्ठी में आता है। ठीक है, संबंध का के की। तो मम आवयो अस्माकम, अस्माकम बहुवचन है, मम एक वचन है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अगला सवाल एकदम सरल है, संधि पर आधारित सवाल है। ये कह रहे हैं संस्कृत भाषैव इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। संस्कृत भाषैव, हमने देखो ऐसा लिख रहा है, इसको ध्यान रखें आप। हमने आपसे पहले ही बताया कि भाई दो मात्रा जहाँ दिख रही है आपको आई और औ की, वहाँ समझ जाना वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। तो यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत भाषा धन एव, संस्कृत भाषे धन एव, संस्कृत भाषा धन एव, संस्कृत भाषा धन एव। तो करेक्ट बताइए, करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी वाला राइट आंसर है।
सी में जो लिख रहा है ना सी, ये करेक्ट है भैया, ये यानी संस्कृत भाषा प्लस एव। अब यहाँ पर ए के स्थान आ और ए जो है दोनों मिलकर के आई में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे आप बनाते हैं सदैव, ममैव, ऐसे बनाते हैं ना, सदा धन एव, तो सदैव बनता है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भाषा धन एव भाषैव बन जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये वाला 53 नंबर का, संस्कृत भाषायां वैज्ञानिकी लिपि ही विद्यते, अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत, यानी विशेषण पद बताना है। संस्कृत भाषायां विद्यते लिपि ही या वैज्ञानिकी, बताओ कौन सा आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा वैज्ञानिकी ही, ठीक है। ये अब वैज्ञानिकी और लिपि दो चीज है ना यहाँ पर, तो लिपि की विशेषता कैसी है हमारी, लिपि वैज्ञानिकी, तो लिपि विशेष्य है और वैज्ञानिकी विशेषण है, यहाँ पर विशेषण ही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। आगे 54 नंबर का सवाल है, व्याकरणम इत्यत्र के प्रत्यय है। व्याकरण यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। व्याकरण जब स्टार्टिंग की जाती है तब भी ये बताया जाता है। बताइए, ल्युट, ल्यू, त, तवतु। चलो हम बता देते हैं, इसमें है आपका ल्युट प्रत्यय है। ल्युट में यू बचता है, इस यू को अन आदेश हो जाता है, तब बन जाता है व्याकरणम, ठीक है। वी, आंग, क्री और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के व्याकरणम ऐसा शब्द बनता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें ल्युट प्रत्यय है। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्व भाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। विश्व भाषा का समास विग्रह बताना है। विश्व है भाषा, विश्वस्य भाषा, विश्वास भाषा या विश्वम भाषा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा, हो जाएगा विश्वस्य भाषा। विश्वस्य भाषा का मतलब विश्व की भाषा, क्या हो जाएगा, विश्व की भाषा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, और कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अगला सवाल, अब देखो एक सवाल हमारा है पद्यांश पर आधारित। भाई हमारे सामने एक पद्यांश दिया हुआ है, ये यानी कि एक श्लोक है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका अर्थ समझेंगे और फिर उसके प्रश्नों को समझेंगे। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पहले हम एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अर्थ समझते हैं। लिखा है, भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमहि नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत् पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। मतलब है कि पेड़ फलों के आ जाने से विनम्र हो जाते हैं, बादल नए जलों से और अधिक पृथ्वी पर झुक जाते हैं, सज्जन संपन्नता से अहंकार रहित हो जाते हैं, इसलिए वस्तुतः परोपकारियों का यह स्वभाव होता है। अर्थात स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, कहते हैं कि परोपकारियों का यह तो स्वभाव ही होता है। जब पेड़ों में फल लग जाते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं, जब बादल में पानी होता है तो पृथ्वी पर और नजीक हो जाता है, जब कोई सज्जन व्यक्ति संपन्न होता है धन दौलत सब तरह से तो अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि वस्तुतः यह परोपकारियों का स्वभाव होता है, ये यहाँ पर मतलब है। अब देखो इसके आधार पर प्रश्नों का आंसर समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा इस पर आधारित, ये सत्पुरुषाः इत्यत्र कै समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, यानी कि यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में आपको पता है क्या होता है, उपमान उपमेय होता है या विशेषण विशेष्य होता है। तो सत्पुरुष का मतलब होता है सज्जन पुरुष, तो पुरुष कैसा है भाई, सज्जन, तो विशेषण विशेष्य हो गया, सिंपल। अगला सवाल है एवैष इत्यत्र संधि ही के। तो हमने आपसे कहा कि जब दो मात्रा कहीं दिख जाए तो समझ जाना वृद्धि संधि है, तो इसमें आपकी वृद्धि संधि है, सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ममैव सदैव की तरह। अगला सवाल है हमारा, देखिए अस्मिन् श्लोके किम छंद है प्रयुक्तम। कह रहे हैं कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, द्रुत विलंबितम, उपजाति, वंशस्थ, भुजंग प्रयातम। चलो हम बताते हैं, राइट आंसर है वंशस्थ, जतौ तो वंशस्थ मुदिरतम जरौ, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वंशस्थ छंद है इसमें, आप वंशस्थ छंद इसमें लगा के देख सकते हैं, वर्ण गिन सकते हैं, ठीक है, 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण आप काउंट करके देख सकते हैं। अगला सवाल, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमहि इत्यत्र विशेष्य पदम किम। इसमें विशेष्य पद बताना है, तो इसमें विशेष्य पद बताइए, भवन्ति
नम्रः फलोद्गमयी तरवः, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तरवः। ये हमारा विशेष्य पद है। तरु शब्द है तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, तो पेड़ कैसा हमारा नम्र हो गया है, तो नम्र तो विशेषता है उसकी, और विशेष्य पद तरवः हो गया। लास्ट सवाल है अनुद्धताः इत्यत्र कै प्रत्यय है, तबतु त तब्यत क्षत्रि, तो इसका राइट आंसर है हमारा त प्रत्यय, यानी कि त प्रत्यय बनकर के हमारा बना अनुद्धतः। ठीक है, जैसे बनता है कृत है ऐसे, तो कृत से आप कृता बना लेंगे ऐसे। ठीक है, पठित है, हसित है, खादित है, ऐसे बनता है अनुद्धतः, तो त प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके फ्रेंड्स अभी हमने देखा यहाँ पर 2017 में जो आपका पेपर हुआ था, ये L1 की हम बात कर रहे हैं और भाषा फर्स्ट है हमारी। इसमें 30 प्रश्नों की हमने आपको बात की है। यहाँ पर कंप्लीट आपको व्याख्या के साथ में हमने 300 प्रश्न आपको बता दिए हैं। इसमें कोई भी डाउट हो आपका, किसी भी तरह का कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपकी। ठीक है दोस्तों, जरूर देखें वीडियो, पूरा अच्छे से सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होगा, ये हम अच्छे से आपको बता सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेकंड पार्ट